तो प्रभात प्यारे साथियों, आज हम ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से लगभग ज्योग्राफी का आधा बेस हमारा क्लियर होता है, आज उसको हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। और उस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से आप लोग समझना कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक का जो बेस होता है, या ये कहें कि उन सब का जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका इसी टॉपिक से निर्धारित होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैंने इसको बोला भी है तो इसका एक रीज़न ये है कि चाहे हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ें, चाहे हम टाइम जोन पढ़ें, या कटिबंध पढ़ें, जलवायु पढ़ें, वनस्पति पढ़ें, मिट्टी पढ़ें, उन सभी में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। और जब तक आपको इसका बेस नहीं क्लियर होगा, आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम उस टॉपिक पर विचार करते हैं। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारा अक्षांश और देशांतर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। थोड़ा सा हम लोग और इसको अच्छे से और ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, इनका यूज क्यों किया जाता है, और किस तरीके से ये हमारे आने वाले टॉपिक्स में एक बेस टॉपिक का काम करता है। हमें आज इसी बात पर चर्चा करनी है। इंग्लिश में हम इसी को कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आज हम इसे पढ़ रहे हैं, इसकी खोज क्यों हुई। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहला विचार हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आज हम इस विषय को पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है। और उस रीजन से पहले हमें ये जानना है कि हमारे सामने ऐसी कोई तो समस्याएं रही होंगी जिसकी वजह से इन चीज़ों को खोजा गया, और खोजने के बाद में ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो गई कि इनको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया। तो देखिए, हमारे सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं थीं, जिनमें से पहली समस्या थी हमारी, हम दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी की गणना कैसे करते हैं। और दूसरी मेन समस्या थी हमारी समय के लिए, कि समय की गणना कैसे की जाए और दूरी कैसे निकाली जाए। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि हमारे जो अक्षांश होते हैं इनका प्रयोग प्रयोग जो किया जाता है वो डिस्टेंस के लिए किया जाता है, और देशांतर का प्रयोग जो किया जाता है वो टाइम जोन निकालने के लिए किया जाता है, समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ आपसे सवाल पूछा जाए कि अक्षांशों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो वो करते हैं दूरी निकालने के लिए, क्योंकि जितनी लंबी दूरियां हैं पृथ्वी पर, हम उनको एग्जैक्ट किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए हमने किसकी खोज की, अक्षांशों की। और देशांतरों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, समय के लिए किया जाएगा। अगर सवाल यहीं आ जाए कि हम इनकी दोनों की कंबाइंड स्टडी अगर कर रहे हैं तो इन दोनों का एक साथ प्रयोग हम किस चीज के लिए करते हैं, तो देखिए, दोनों का अक्षांश और देशांतर का दोनों का हम यूज करते हैं किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति के लिए। वास्तविक स्थिति का मतलब होता है रियल लोकेशन निकालने के लिए, कि आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर हैं और उसे हमें एग्जैक्ट निकालना है कि आप कहां खड़े हैं, तो आपको अपना अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति दोनों जब एक साथ आप लोग बताएंगे तो उससे क्या होता है, किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति निकल के आती है। तो अक्षांश और देशांतर का दोनों का एक साथ प्रयोग किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति के लिए करते हैं। यहां अभी एक चीज आपको समझ में आ गई कि अगर पूछा जाए कि अक्षांशों का प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है, तो वो दूरी के लिए किया जाएगा। देशांतर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो समय के लिए किया जाएगा। और दोनों का एक साथ जो प्रयोग होता है वो किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि ये अक्षांश देशांतर होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि हम लोगों ने ग्लोब देखा होता है, बचपन से ही हम लोग ग्लोब देखते आ रहे हैं। उस ग्लोब पर कुछ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, और वो लाइंस जो होती हैं कुछ तो इस तरीके से लाइन खींची जाएंगी आपकी, कुछ रेखाएं आपकी लंबवत खींची जाती हैं इस तरीके से। तो ये हमारा ग्लोब हो गया। अब इस ग्लोब पर दो प्रकार की लाइन हमें दिखाई दे रही हैं। एक ऐसी लाइन है जो लेटी लेटी है, और एक ऐसी लाइन है जो लंबी लंबी है। तो लेटी लेटी रेखा को हम लोग कहते हैं बेटा लैटिट्यूड, और लंबी लंबी रेखा को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड।
अब इसी को थोड़ा सा हम लोग किताबी भाषा में देखते हैं। लेटने का मतलब क्या होता है? लेटी रेखा का मतलब होता है कि ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज रूप से खींची जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आप डेफिनेशन बिल्कुल भूल जाओ कि अक्षांश क्या है, तो बस आप एक ही वर्ड में बताइए, लेटी लेटी रेखा लैटिट्यूड होती हैं और लंबी लंबी रेखा लॉन्गिट्यूड होती है। लेटी रेखा का मतलब होता है कि ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज रूप में खींची जाएं वो अक्षांश कहलाते हैं, और ऐसी रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत खींची जाती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकल लाइन। तो अक्षांश हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए जाते हैं, देशांतर वर्टिकल ड्रॉ किए जाते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब दूसरा सवाल यह है, क्या ये रेखाएं हमारी पृथ्वी पर या ग्लोब पर वास्तविक रूप में ड्रॉ की गई हैं या हमने केवल इनकी कल्पनाएं की हैं? तो आपको याद रखना है कि जितने भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये रियल में नहीं ड्रॉ की जाती हैं, इनकी केवल कल्पना की गई है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं काल्पनिक रेखा। क्या कहा जाता है इनको? काल्पनिक रेखा कहा जाता है, इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। तो अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? अब इसके बाद हम एक एक करके अक्षांश और देशांतर को समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ये जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक बेस लाइन खींची गई। बेस लाइन का मतलब होता है आधार रेखा, जो कि इसके बिल्कुल बीचों बीच से खींची गई और इसको हमने नाम दिया 0 डिग्री। अब ये हम किसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं? ये हम अक्षांश को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें अभी ये ध्यान रखना है कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं दोनों अलग अलग चीजें हैं। लैटिट्यूड अलग होते हैं और लैटिट्यूड लाइन अलग होती हैं। ठीक, चलिए, पहली चीज हमने क्या खींचा? एक बेस लाइन खींची। कहां से खींची? पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से, इसके मध्य से खींची। इसीलिए हमने इसको नाम दिया भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया इसको? भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। अब ये विषुवत रेखा क्या कर रही है? पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं या सदर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपकी? अब इंग्लिश में इस वक्त इसका जो नामकरण किया गया है ना, वो इस बेसिस पे किया गया है कि ये क्या करती है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसीलिए इंग्लिश में इसका जो नामकरण किया गया वो क्या हुआ? इक्वेटर लाइन हुआ। ठीक है, देखिए नाम के पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। हिंदी में हमने किस बेसिस पर नाम दिया कि ये भू के मध्य से होते हुए खींची गई है, तब हमने इसको भूमध्य रेखा नाम दिया। अगर पृथ्वी एक गोला है तो आधे गोले को कहते हैं गोलार्ध। ठीक है, गोल धन अर्ध बराबर गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दो बराबर भागों में बांटा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए इंग्लिश में क्या नाम दिया? इक्वेटर लाइन नाम दिया। अब बात हम लोग कर रहे हैं अक्षांश की। तो अक्षांश होते क्या है? देखिए, अक्षांश के बारे में अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो एक शब्द याद रखना कि अक्षांश जो होते हैं वो कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है। अब ये एंगुलर डिस्टेंस कहां से खींची जाती है? तो देखो, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से या इसके केंद्र से जब हम कुछ एंगल्स खींचते हैं, कुछ कोणीय दूरी खींचते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अभी मैं इसकी परिभाषा भी आपको बताऊंगा। देखिए, पृथ्वी का केंद्र यहां बनेगा और बेस लाइन क्या बनाई हमने? भूमध्य रेखा को। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से ले ले रहा हूं। मान लीजिए यहां से हमने 1 डिग्री का अक्षांश ड्रॉ किया, यहां से भी हमने 1 डिग्री का अक्षांश ड्रॉ किया, इधर आपका 50 डिग्री हो गया। ये एग्जाम्पल के लिए है केवल, ये भी 50 डिग्री है,
ये 89 डिग्री हो गया, इधर से भी ये 89 डिग्री हो गया, और एक रेखा बिल्कुल सीधी खींची जाएगी जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये 90 डिग्री हो गया। मैं इधर से भी खींच ड्रॉ करते हुए जाऊंगा तब भी मुझे यही लाइन मिलेगी, और इधर से भी ड्रॉ करूंगा तब भी मुझे सेम लाइन मिलेगी। तो एक हेमीस्फीयर में हम टोटल अक्षांश कितने ड्रॉ कर सकते हैं? तो 90 तक ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ऐसे ही मैं साउथ की बात करूं तो साउथ पार्ट में भी हम टोटल कितने अक्षांश खींच सकते हैं दोस्तों? तो 90 खींच सकते हैं। तो इसके आगे लगा देंगे नॉर्थ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में खींचे गए, और इसके आगे लगा देंगे साउथ। ये होते हैं हमारे अक्षांश। बात समझ में आ रही है? देखिए, हर एक लाइन के बीच में कोई ना कोई एंगल आपका अवश्य बन रहा होगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो बस परिभाषा देखिए, हमको रटनी नहीं है, हमें किताबी भाषा पे ध्यान नहीं देना है, हमें इसका भाव समझना है कि इसका भावार्थ क्या है कहने का। अक्षांश में दो तीन शब्द आपको याद रखने, एक कोणीय दूरी, एक भूमध्य रेखा, और एक पृथ्वी का केंद्र। तो देखिए, परिभाषा हम बनाते कैसे हैं, हमें वही समझना है। देखो, भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, जो ये इमेज शो कर रही है परिभाषा, सारा का सारा आपको इसी इमेज में देखने को मिल जाएगा। कैसे? भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा भी यहां लिख दूंगा अभी आगे चल के। तो अब बात आती है कि भाई हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश पृथ्वी पर कितने ड्रॉ किए गए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो कितने हैं आपके? 90। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने हैं आपके? 90। और एक हम लोग भूमध्य रेखा वाला भी जोड़ते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी तो एंगल बन ही रहा है ना यहां पर। तो एक आपका ये हो गया। तो टोटल कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 181। तो 181 पृथ्वी पर कुल अक्षांश आपके खींचे गए हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन ग्लोब पर तो हमको ये दिखाई नहीं देते हैं। तो ग्लोब पर हमें जो लाइन दिखाई जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोब पर हमें इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती हैं, सीधी रेखाएं हमें दिखाई जा रही हैं। इनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, जबकि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में बहुत सारा अंतर है, वही अंतर हमको समझना है। तो देखो, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितने भी अक्षांश हैं इक्वल अक्षांश है, अगर मैं इनको किसी एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दूं, एक काल्पनिक रेखा से जोड़ देता हूं, ये इस तरीके से, तो ये हो जाएंगी आपकी अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा की अगर डेफिनेशन निकालनी है तो वो कैसे निकल के आएगी कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या हो जाएगी? समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि अक्षांश की परिभाषा क्या होगी कि भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है कि हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अगर अक्षांश हमारे 181 हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या भी कुछ न कुछ होनी चाहिए। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों गोलार्धों में 90 वाला जो एंगल बनता है वो एक बार ही बना है। यहां भी एक बार बनेगा और यहां भी एक बार बनेगा। बाकी जितने भी एंगल हैं दोनों तरफ वो दो दो बार बनेंगे, तभी आप एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, तभी हम एक रेखा खींच पाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो इसको माइनस कर देना है और एक इसको माइनस कर देना है। किसमें से? कुल अक्षांशों में से। तो जब हम -2 करते हैं तब हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 179 आ जाएगी, 179। तो कुल अक्षांश रेखाओं की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी आती है? 179 आती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हमें इसे दूसरे तरीके से काउंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो, उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और एक भूमध्य रेखा वाला, तब भी जोड़ेंगे आप, तब भी इनकी संख्या कितनी आएगी बेटा? 179 आएगी, 179 आएगी। आप किसी भी तरीके से इसको निकाल लीजिए। तो ये था हमारा अक्षांश और अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि इनमें मुख्य अंतर जो है वो किस चीज का है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये तो आपकी अभी परिभाषा हुई है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, या अभी हम जिस चीज के लिए इनका उपयोग करते हैं वो सारे पॉइंट्स अभी हमारे बाकी हैं, तो पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको कुछ लाइंस ड्रॉ की, अब मैं दोबारा से एक ग्लोब बनाता हूं और फिर हमें अच्छे से समझना है। ये कुछ रेखाएं हैं, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं। देखिए, बिल्कुल बीचों बीच से हमने एक रेखा खींची, यहां से 0 डिग्री, एक रेखा ऐसे खींच दी, और भी हमने खींची इस तरीके से। देखो, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 66.5 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। इन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं। देखो, पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या जितनी भी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं वो बिना किसी निर्धारित दूरी के खींची गई हैं, या एक एग्जैक्ट दूरी उनके लिए डिसाइड की गई होगी वैसे खींची गई हैं? अगर मान लीजिए आपके पास सवाल आ जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में कुल डिस्टेंस कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि 111 किलोमीटर होती है। तो 111 किलोमीटर क्या हो जाएगी आपकी? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है अगर ये सवाल पूछा जाए, तो 111 किलोमीटर होती है। फिर बात आती है कि इन अक्षांशों के मध्य में जितना भी भाग आपको खाली मिलेगा, इसको भी हमने कुछ न कुछ नाम दिया गया होगा। तो दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं कटिबंध या जोन। तो जोन की परिभाषा अगर आपसे पूछे क्या होती है, तो आप कहना दो अक्षांशों के मध्य के भूभाग को, या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहलाता है या जोन कहलाता है। द मिडिल पार्ट ऑफ टू लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड जोन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी परिभाषा आप इनकी याद रखनी है, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो मैं डिस्टेंस वाला थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर 0 डिग्री से हमें कहाँ जाना है, 1 डिग्री के बीच में जाना है, तब आपको 111 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करनी होगी, तभी पहुंचेंगे। अगर 1 से आप 2 डिग्री के मध्य में जाते हैं, तब भी कितना कवर करना है? 111 ही कवर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर ड्रॉ की जाती हैं, उनके बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए, अगर मुझे 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाना पड़े, ध्रुवों का मतलब होता है पोल्स, तो एक पोल ये है हमारा, एक पोल ये है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाना है। कहाँ से? बिल्कुल इक्वेटर से। तब हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तब हम क्या करते हैं कि 90 का गुणा 111 से कर देते हैं, क्योंकि टोटल अक्षांश कितने हैं? 90 हैं। तब इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 9,990 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है? 9,990। अगर सवाल बदल दिया जाए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाए कि आपको 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ जाना है, तब हम क्या करते हैं? इसी को 2 बार गुणा कर देते हैं, तब इसका आंसर आ जाता है 19,980 किलोमीटर। इसका मतलब जब हम यहां से चलेंगे यहां तक तो 9,990 चले, फिर यहां से यहां तक भी तो 9,990 चले, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 19,980 किलोमीटर आएगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि ये कुछ लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं यहां पर, इन लाइंस को क्या नाम दिया गया है, क्या इनका नामकरण हुआ है, और इसी के बेसिस पर हम आगे चल करके पूरी पृथ्वी को कुछ ताप कटिबंधों में विभाजित करेंगे, और वही ताप कटिबंध ये बताएंगे कि हमारी पृथ्वी के कौन से हिस्से में क्या विशेषताएं पाई जाएंगी, कौन सी जलवायु पाई जाएगी,
किस टाइप का रहन सहन होगा, कैसा कल्चर होगा, क्योंकि कल्चर को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो किसी भी स्थान की जलवायु होती है, और उसी जलवायु के अकॉर्डिंग लोगों का रहना, खाना पीना, उनके मकान, आवास, ठीक है, ये सारी चीजों का निर्धारण भी कौन करेगा? जलवायु करेगी। तो 0 डिग्री को अभी मैंने आपको बताया था, क्या नाम देते हैं हम लोग? इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो अगर सवाल आ जाए कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री के अक्षांश को कहते हैं, तो 0 डिग्री। ठीक, भूमध्य रेखा इंग्लिश में इसी को कहते हैं इक्वेटर लाइन। इसके बाद में 23.5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हो गया आपका आर्कटिक व्रत। या आर्कटिक सर्कल, और ये हो गया आपका अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी पर ड्रॉ की गई हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो पोल्स हैं इसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि एसपी या साउथ पोल। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव। इंग्लिश में इसका नामकरण हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो यहां से बहुत सारे बेसिक सवाल आपके वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कर्क रेखा कितने डिग्री के अक्षांश को कहा जाता है। बस यहाँ आपको इतना याद रखना है कि उसके आगे नॉर्थ लिखा है कि साउथ लिखा है, ईस्ट लिखा है कि वेस्ट लिखा है। बस दिमाग में एक चीज फिट रखिए कि जितने भी अक्षांश हैं वो या तो साउथ में ड्रॉ किए जाएंगे या नॉर्थ में खींचे जाएंगे, और जितने भी देशांतर होते हैं वो या तो ईस्ट में ड्रॉ किए जाते हैं या फिर वेस्ट में ड्रॉ किए जाते हैं। आपको इतना याद रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं एक पेज और ले ले रहा हूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए, ये अर्थ है, और हमारी अर्थ जो है वो पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या क्या कारक हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। बस आप एक बात बताइए कि बीच में से हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा उभरी हुई है और ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा खींची जाएगी वो कौन सी खींची जाएगी? आपकी भूमध्य रेखा खींची जाएगी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा उभार पृथ्वी में आता है। और पृथ्वी की जो आकृति है, उस आकृति से भी कई बार सवाल पूछ लेता है कि बताइए पृथ्वी की शेप कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति भूआब है। भूआब का मतलब होता है गोलाब या जियोड। पृथ्वी की जो आकृति है इसे हम भूआब कहते हैं, या इसी को हम लोग गोलाब कहते हैं। इंग्लिश में इसे जियोड शेप कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति जियोड है। जियोड का मीन्स होता है गोले जैसी, बीच में से उभरी हुई, ध्रुवों से चपटी। तो जब बीच में से पृथ्वी ज्यादा फैली होगी तो जो बीचों बीच में जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो क्या होगी? सबसे लंबी होगी। तो भूमध्य रेखा सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी रेखा है। और इसके बारे में एक बात और याद रखना कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उन सभी अक्षांश रेखाओं में एकमात्र अक्षांश 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। बाकी और कोई अक्षांश ऐसा नहीं है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से कहां जाएंगे? ध्रुवों की ओर जाएंगे। तो हमारी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती जाती हैं? अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। ठीक है, या मैं ये कहूं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है, अक्षांश रेखाओं की
लंबाई बढ़ती है कि कम होती है? तो ये आपकी कम होती जाती है। और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है ये आपकी बढ़ती है। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया विशेषताओं में कि जैसे जैसे हम लोग यहां से कहां जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो लंबाई आपकी डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, कहां पर आने पर? पोल्स की तरफ आने पर। ये आपके पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक, अब यहां से यहां आने पर कहां पर, जब यहां से हम वापस विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो लंबाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा पॉइंट, जितने भी अक्षांश हैं वो किस रूप में खींचे जाते हैं? क्षैतिज रूप में खींचे जाते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर यहां तक? भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और दूसरी चीज कि सभी अक्षांश रेखाओं में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या है? सभी अक्षांश रेखाओं में इसकी जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो टोटल लंबाई अगर एग्जैक्ट पूछे तो 40,075 किलोमीटर, अगर लगभग में पूछे तो आपकी 40,000 ही ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो टोटल लंबाई 40,075 और कुल लगभग में आ जाए तो 40,000 किलोमीटर। क्या यहां तक मैं आपको समझा पाया? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में यहीं पर हम एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे कि जो अक्षांश हैं इनका जो प्रयोग किया जाता है वो पृथ्वी को ताप कटिबंधों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो ताप कटिबंधों में विभाजित करने के लिए अक्षांशों का क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी, इसे हम लोग ताप कटिबंध वाला भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। वहां पर आपको विस्तार से वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तब तक के लिए आप मस्त रहिए। थैंक यू।